ये जो पेपर हुआ है 24 नवंबर 2024 को, जो ऑफलाइन पेपर था उत्तराखंड एसएससी आईटीआई अनुदेशक का, तो उसमें जो भी क्वेश्चन आए थे उसको हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे कि ये प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं। आप इन प्रश्नों के माध्यम से देख सकते हैं कि सारे टॉपिक कवर किए गए हैं, तो इसको ध्यानपूर्वक देखिए और अपनी तैयारी को भी यहाँ पर अपनी तैयारी को भी और अच्छा कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन है कि लेंज का नियम किस संरक्षण पर आधारित है? द्रव्यमान संरक्षण, अध्यारोपण संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण या इनमें से कोई नहीं। ये सबको पता है किस पर है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यानी आंसर हम लोग का कौन सा हो जाएगा? सी, यानी कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। इससे 2-3 बिंदु हम लोग को याद रखना है कि इसका फार्मूला क्या होता है। तो ई बराबर होता है -n d∅dt। ये माइनस क्या चीज दर्शाता है? ये माइनस ये है कि जैसे किसी भी कुंडली में अगर जो उत्पन्न ईएमएफ है, किसी भी कुंडली में उत्पन्न ईएमएफ सदैव उसी कारण का विरोध करता है जिससे वो उत्पन्न होता है। इसका मतलब यही है, माइनस एक विरोधाभास को दर्शा रहा है, ये एक लेंज के नियम को दर्शाता है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि लेंज का नियम क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो ये इंड्यूज ईएमएफ, क्या इस चीज को भी आप लोग को याद रखना है कि इंड्यूज यानी उत्पन्न ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए। ठीक है। 2-3 एक इसका किस सिद्धांत पर काम करता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा हो जाएगा कि इस एक कौन सी दिशा ज्ञात करने के लिए यानी उत्पन्न ईएमएफ दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन आता है कि आपको पूछा जाता है कि इस फार्मूले को देकर कि ये आपको किसको दर्शाता है। तो ये 3 को एक क्वेश्चन से आपका 3 क्वेश्चन कवर हो रहा है, ये चीज को ध्यान रखना आपको। दूसरा है, देखिए दूसरा दिया हुआ है संधारित्र की धारिता है यानी सी होती है, तो आप लोग को पता है कि सी बराबर होता है Q/V, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, तो यानी कि सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला है तीसरा, किस बिजली संयंत्र की ऑपरेटिंग चार्ज मतलब रनिंग चार्ज न्यूनतम होती है? तो जब रनिंग चार्ज की बात हो किसमें होती है, तो ये हाइड्रो में होती है। और अधिक की बात हो कि जब रनिंग चार्ज अधिक, तो ये कोल वाली यानी जो थर्मल पावर प्लांट होता है उसमें कोल यूज होता है, इसलिए कोल वाले में हम लोग ऑपरेटिंग चार्ज अधिक होता है। तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना है। आगे है कि उच्च वोल्टेज डीसी मशीन में कुंडली का प्रयोग होता है। तो देखिए डीसी मशीन में 2 प्रकार से बाइंडिंग की जाती है, एक लैप होता है, एक वेव होता है। तो लैप बाइंडिंग वहाँ करते हैं जहाँ पर हमें उच्च धारा की आवश्यकता हो, और जहाँ उच्च वोल्टेज की आवश्यकता है वहाँ पर क्या करते हैं? वेव बाइंडिंग। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? उच्च वोल्टेज की बात हुई है तो वेव बाइंडिंग। देखिए इसी से संबंधित कुछ पॉइंट इसमें रखे गए हैं, प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन, इसलिए इसमें पूरे डिटेल को इसको हम लोग जान लेते हैं। पहला पूछा जाता है कि लैप बाइंडिंग में ये होता है समान, देखिए यहाँ पर लिखे हैं, ये होता है समांतर पथों की संख्या, पी होता है पोल, यानी लैप बाइंडिंग में जितने समांतर पाथ होंगे उतने पोलों की संख्या होगी। पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। दूसरा पूछता है कि ये कहाँ यूज करते हैं हम लोग? जहाँ पर अधिक धारा और न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता होती है, और इसे पैरेलल बाइंडिंग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये पॉइंट है सब महत्वपूर्ण है। और वही है कि इसमें पूछा कि जितने पोल उतने ब्रशों की आवश्यकता होती है। तो इसमें पूछेगा कि कितने पोल कितने लैप बाइंडिंग में कितने ब्रशों की आवश्यकता होती है, तो जितने पोल होंगे उतने हम लोग ब्रश यूज करेंगे। ये पहला हो गया। दूसरा वेव बाइंडिंग, वेव बाइंडिंग में वही चीज़ है, तो इसमें समांतर पथों की संख्या हमेशा 2 रखी जाती है। ये अधिक वोल्टेज और न्यूनतम धारा के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, इसे सीरीज बाइंडिंग के नाम से जाना जाता है। और इसमें सदैव ब्रशों की संख्या 2 ही, जितने पैरेलल पाथ होंगे उतने ब्रश होंगे, तो 2 ही हमेशा रखना है, तो 2 ब्रश यूज होता है। देखिए आगे है 5वां, कि सर्वाधिक प्रयोग में लाने वाला गैर परंपरागत ऊर्जा यानी नॉन कन्वेंशनल सोर्स का स्रोत है, वाइंड, बायोमास, टाइडल या सोलर एनर्जी। तो सबसे ज़्यादा हम लोग कौन सा प्रयोग करते हैं? सोलर एनर्जी, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और निम्न में से तापन तत्व यानी हीटिंग एलिमेंट के गुण होते हैं। पहला दिया उच्च प्रतिरोधकता यानी कि हाई रेजिस्टिविटी, उच्च गलनांक यानी कि हाई मेल्टिंग पॉइंट,
कम तापमान गुणांक यानी लो टेम्परेचर कोफिशिएंट या इनमें से सभी, तो ये सभी गुण होते हैं एक हीटिंग एलिमेंट में। जो हीटिंग एलिमेंट क्या नाइक्रोम जो बना होता है वो निकिल और क्रोमियम का 80 और 20 का इसका रेशियो होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसको भी ध्यान देना कि हीटिंग एलिमेंट किसका बना होता है नाइक्रोम का। नाइक्रोम में कौन कौन सी धातु होते हैं निकिल और क्रोमियम। देखिए दिया हुआ है नॉन कन्वेंशनल सोर्स यानी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। इसका एक व्यू हमने तैयार कर रखा है कि जिसको आपको याद हो सके कि नहीं एक्चुअली होता क्या है। देखिए वे पदार्थ जो प्रकृति में उपलब्ध हैं तथा समाप्त नहीं हो सकते, यानी कि वो समाप्ति की ओर अग्रसर नहीं है। जैसे सूर्य हो गया जिसमें सोलर एनर्जी से हम लोग होते हैं, पवन हो गया वाइंड, पवन मतलब ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे मतलब वाइंड जो वाइंड एनर्जी होता है, बायोमास का जिक्र हम लोग ने भूतापी यानी जियोथर्मल वाला जो है। तो ये सब क्या है एक नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस है। कन्वेंशनल सोर्सेस क्या है परंपरागत स्रोत वे पदार्थ जो समाप्ति की ओर अग्रसर है अर्थात समाप्त होते जा रहे हैं। तो ये कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, लकड़ी हो गया। अच्छा एक और चीज नहीं, इसमें नेचुरल गैस भी आ जाता है, ठीक है नेचुरल गैस। तो ये सब है आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है आपको। देखिए लंबी सिरोपरी लाइनों में फेरांटी प्रभाव परिलक्षित होता है यदि लाइन पर भार कम हो, पावर फैक्टर इकाई हो, पावर फैक्टर लीडिंग हो या लाइन पर भार ज़्यादा हो। तो ये क्या होता है ये लाइन पर भार जब कम होता है, यानी ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए फेरांटी इफेक्ट होता क्या है कि जब ये ज़्यादातर प्रभाव आपको छोटी नहीं, ये मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में देखने को मिलता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि फेरांटी इफेक्ट आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, तो मीडियम और लॉन्ग जो ट्रांसमिशन लाइन, देखिए यहाँ पर लिखा भी है लंबी सिरोपरी लाइनों में, यानी इसकी बात हो रही है। अगर मध्यम भी कहता तब भी हम लोग यही क्वेश्चन करने वाले, यही आंसर करने वाले थे। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो कैपेसिटी आपको होगा कैपेसिटेंस संधारित्र जिसको बोलते हैं हिंदी में, कैपेसिटेंस के कारण क्या होता है कि जो रिसीविंग एंड है सेंडिंग एंड से ज़्यादा हो जाता है, यानी कि जो रिसीविंग एंड है वो ज़्यादा हो जाता है, रिसीविंग एंड पर सेंडिंग एंड से ज़्यादा वोल्टेज उपलब्ध हो जाता है। किसके कारण संधारित्र के कारण। तो ये हम लोग को ये प्रभाव देखने को मिलता है। ये क्या होता है ये नो लोड या बहुत कम लोड पर होता है, नो लोड या बहुत कम लोड पर यह प्रभाव देखने को मिलता है। जब इसका हम लोग निवारण करते हैं तो इसमें क्या पैरेलल में एक इंडक्टर हम जोड़ देते हैं, पैरेलल में क्या कहाँ पर रिसीविंग एंड पर। देखिए पहला कि एक एनपीएन ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक यानी मीटर में अधिकांश वाहक, अधिकांश मतलब होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, क्या होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है। तो इसमें पूछा देखिए एनपीएन है, एनपीएन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इमीटर यहाँ पर होता है, बेस होता है, फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए कलेक्टर, यहाँ पर बेस हो जाएगा, यहाँ पर कलेक्टर हो जाएगा, यहाँ पर इमीटर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन, इसमें होल्स होते हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा किसमें होंगे इसमें इलेक्ट्रॉन और सबसे कम होल्स होंगे। तो ऑप्शन हम लोग का कौन सा हो जाएगा यानी ए फ्री इलेक्ट्रॉन। देखिए इसको ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फिगर को भी देकर पूछा जाता है। देखिए पीएनपी ट्रांजिस्टर है, जो देखिए पीएनपी ट्रांजिस्टर है एनपीएन, पीएनपी में होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, एनपीएन में इमीटर वाले में, ठीक है। अब उसी प्रकार में जैसे ये फिगर दे के पूछता है कि पीएनपी में इसमें कौन सा ट्रांजिस्टर, ये दोनों फिगर दे देगा आपको, पूछता है कि इसमें कौन सा ट्रांजिस्टर पीएनपी है या एनपीएन है। तो देखिए जब अंदर की बात है, जब अंदर एरो अंदर की तरफ हो तो इसको बोलते हैं पीएनपी। हमने इसी तरह याद कर रखा है कि अगर अंदर की तरफ एरो हो तो पीएनपी, अगर वही बाहर की तरफ हो तो एनपीएन। एक याद कर लीजिए, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। 9वां है एक सिंक्रोनस मशीन में 3 फेज आर्मेचर बाइंडिंग कहाँ पर की जाती है। देखिए एक सिंक्रोनस मशीन में 3 फेज बाइंडिंग तो हम लोग स्टेटर पर करते हैं, ये वाला ऑप्शन ठीक है। 3 फेज हम लोग क्या करते हैं 3 फेज आर्मेचर बाइंडिंग, ठीक है 3 फेज आर्मेचर बाइंडिंग करते हैं। और रोटर में क्या करते हैं हम लोग फील्ड बाइंडिंग, क्या करते हैं हम लोग फील्ड बाइंडिंग, इसको डीसी सप्लाई देते हैं, ये एसी सप्लाई।
इसलिए सिंक्रोनस मशीन को हम लोग डबल एक्साइटेड मोटर भी कहते हैं, डबल एक्साइटेड मशीन, सॉरी। ये एक यूनिवर्सल मोटर है जो बिना किसी भार के खतरनाक रूप से तेज गति से चलता है। ये तो सीरीज का हो गया। एसी या डीसी आपूर्ति संचालित की जा सकती है, हाँ ये वाला ऑप्शन सही है। यूनिवर्सल मोटर ऐसा होता है जिसको एसी और डीसी दोनों पर हम लोग चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे है, एक इंडक्शन मोटर की गति व्यक्त की जाती है। देखिए, एक इंडक्शन मोटर की गति, अब एक NS बराबर होता है 120 इंटू F/P। ये एक सिंक्रोनस गति है, न कि मोटर की गति। सिंक्रोनस गति हमेशा अधिक होती है मोटर की गति से, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये फार्मूला आपका, जैसे जब आप मोटर की गति निकालते हैं तो रोटर की गति जो होगा तो होता है 1 - NS इंटू NS होता है, एस क्या है, स्लिप है, तो NS के जगह हम लोग लिख देंगे 120 F/P। तो ये हमको बी वाला ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 12 नंबर है कि निम्न में से V और I के बीच चरण यानी फेज अंतर है। तो देखिए, इसको एक रेफरेंस लाइन मान लेते हैं। एक रेफरेंस लाइन से 30 डिग्री प्लस है तो आगे की तरफ 30, और ऐसे माइनस है तो 20 डिग्री नीचे की तरफ हो जाएगा। आइए, जब भी फेज अंतर है दोनों के बीच का हम लोग निकालते हैं, वोल्टेज और करंट के बीच, तो 30-20 कितना हो जाएगा, 50 डिग्री, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तेरह नंबर है, निम्नलिखित में से सही सूचियों का मिलान कीजिए। तो देखिए, बकोल्ज रिले का हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं, ट्रांसफार्मर में। जो जो चीज़ें आप पता है ना, पहले उसको आप मिलान कर लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन में आपको सभी एक, ये नहीं कि सीरियल से ही मिलान करना, आपको जो आ रहा है पहले वो मिलानी, फिर ऑप्शन पर हम लोग जाएंगे, ठीक है। जिसको बकोल्ज रिले में हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं, ट्रांसफार्मर में, यानी कि ये वाला आपका ये दूसरा हो जाएगा। ट्रांसले रिले, जो ट्रांसले रिले होता है उसको हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं, अब ट्रांसले रिले का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, फीडर में, यानी कि पहला ये हो जाएगा। और ऋणात्मक अनुक्रम रिले यानी कि नेगेटिव सीक्वेंस रिले कहाँ हम लोग प्रयोग करते हैं, लंबी संचरण लाइन, लंबी संचरण लाइन में। और दिशात्मक ओवर करंट रिले जनित्र में हम लोग। तो देखिए, पहले का दूसरा किस में, सी में है, सी और ए दोनों में है, देखिए। और दूसरे का पहला ये भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तीसरे का ये 3 होगा, तीसरे का चौथा ए, यानी ए वाला ऑप्शन ही सही है, ठीक है। देखिए, इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं जिससे आपका सारे टॉपिक को कवर कर रखा है। जो भी एग्जाम में जो डेली आपको प्रैक्टिस में रहा होगा तो बहुत अच्छा स्कोर किया होगा। ये ऑफलाइन पेपर था, इसलिए इसका हम टाइप किया है, क्योंकि पेपर का थोड़ा जो स्कैनिंग था अच्छा नहीं आ रहा था, तो इसलिए इसको मैंने टाइप करके आपके माध्यम से आप इसको सॉल्व कराया जा रहा है। देखिए, लैप बाइंडिंग में ब्रशों की संख्या होती है, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं कि लैप बाइंडिंग में जितने पोल होंगे उतने हम लोग ब्रश यूज करेंगे, यानी सी वाला ऑप्शन सही है। देख रहे हैं, एक ही कितना क्वेश्चन है, 1 से 2 क्वेश्चन बन गया आपके, वो सिंपल है। सर्वाधिक व्यापक रूप से प्रयुक्त अर्धचालक कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं सिलिकॉन। अच्छा, ये क्यों यूज करते हैं, इसका कारण है, 2-3 कारण इसका हम लोग बताते हैं। पहला एक है कि इसकी मोबिलिटी क्या होती है, मतलब जिसको बोलते हैं चालकता, मोबिलिटी होती है इसकी कम, यानी चालकता होती है कम। एनर्जी गैप होता है ज़्यादा, एनर्जी गैप। और जो टेम्परेचर, तापमान जो रेंज होता है अधिक होता है, इसका तापमान रेंज अधिक होता है। तो जैसे तापमान रेंज अधिक होगा तो एनर्जी गैप अधिक है तो तापमान अधिक होगा, जब तापमान है तो मोबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसलिए सिलिकॉन का हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं। अच्छा, सिलिकॉन का परमाणु कितना होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। 16 है, क्रेन के लिए कौन सी डीसी मोटर उपयुक्त की जाती है, तो क्रेन के लिए अधिक भार उठाने के लिए इस प्रकार के यूज हम लोग करते हैं डीसी सीरीज का, ठीक है।
आगे है प्रदीप्ति लैंप में चोक का क्या कार्य है। तो जैसे प्रदीप्ति लैंप में चोक का क्या काम होता है, ये परिपथ में धारा को सीमित करता है, यानी बी वाला ऑप्शन सही है। अच्छा, चोक, जैसे चोक का काम क्या होता है, इसे देखिए, इससे संबंधित तो बहुत सारे पॉइंट हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। इधर देखिए कि यह हाई इंडक्टिव रिएक्टेंस वाला इंडक्टर है, ठीक है, इसकी बात हो रही है। यह केवल एसी सप्लाई के लिए ही प्रयोग में है। इसका पावर फैक्टर 0.98, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका मुख्य दो ही काम है, देखिए, परिपथ में विद्युत धारा को नियंत्रित करना और ट्यूब जलाने के लिए वोल्टेज प्रदान करना, ये दो चीजें इनका मुख्य काम है। और देखिए, ये पूछा जा सकता है कि ये लाइन के किस क्रम में लगता है, तो श्रेणी क्रम में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। इसका दो काम ये याद रखना है, पावर फैक्टर और ये हाई इंडक्टिव रिएक्टेंस वाला इंडक्टर है। इसको देख के आपको अंदाजा लग गया होगा कि सप्लाई के किसे सीरीज क्रम में। छोटी छोटी चीजें हैं, इनको याद रखना है, इसी से आपका स्कोर सुधरेगा। देखिए, किरचॉफ का वोल्टेज नियम किस सिद्धांत पर है। तो देखिए, आप जानते हैं कि किरचॉफ का वोल्टेज नियम किसके संरक्षण के, ऊर्जा संरक्षण के, देखिए इसी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, केवीएल बोलते हैं इसको। ये IR यानी वोल्टेज ड्रॉप और बैटरी के EMF के योग के बराबर होता है। तो ये आपका ऑप्शन दिया है डी, ए और बी दोनों, ये आई ड्रॉप से बैटरी के EMF से, यानी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, KCL का कुछ आवेश या ये होता है आवेश या धारा के संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है KCL का। आगे KCL का यूज करेंगे हम लोग। देखिए, लेड एसिड बैटरी में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है। तो ये रासायनिक रूप से संग्रहित रहती है, यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि ये क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कब, लोड कंडीशन में। देखिए, दशमलव संख्या 79 का द्विधारी यानी बाइनरी नंबर है। तब जानते हैं कि 79 को अगर है तो 2 से डिवाइड करते जाइए, 2 3 6 बचा 1, 2 9 18 हो गया। और यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं, तो इसे बचा कितना, 1। फिर उसके बाद 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 2 9 18, फिर बचा 1। फिर 2 से काटिए, 2 9 18, बचा 1। 111 कौन सा है, ये बी वाला ऑप्शन, आगे जाने की जरूरत नहीं है। 111 तो लास्ट में होगा, 111 लास्ट में होगा, गलती हो जाएगी, सॉरी। तो 9 को काटिए, तो 2 चौक 8, 1 बचा। फिर 2 दूना के 4, 0 बचा। 2 1 कम 2, 0 बचा। तो 100, फिर 111, ये वाला ऑप्शन गलती हो जाती है, ये वाला ऑप्शन सही होगा, 100 और 1111। 21 नंबर दिए गए चित्र में I3 का मान ज्ञात करिए। तो KCL का नियम आप पढ़ा होगा कि किसी भी जंक्शन पर आने वाली धारा जाने वाली धारा के बीजगणितीय योग 0 के बराबर होता है। तो आने वाली कौन कौन इस जंक्शन पर, I1 प्लस I2 बराबर I3 के। I1 का है 10 प्लस 2 यानी 12 एम्पियर, यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें। इसमें कुल 70 क्वेश्चन है, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए 3 भाग में इसको पढ़ाएंगे और सारे डिटेल में हम लोग इसे जानते रहेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।